हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज हमारी पशु परिचर की पार्ट बी की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आपने उन क्लासों को अभी तक नहीं देखा है तो कृपया उन क्लासों को भी ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की क्लास हम बिना किसी देरी के करते हैं। आज हम पढ़ते हैं भैंसों की नस्लों के बारे में पढ़ते हैं। यानी तो जितनी भी हमारी गाय की नस्लें थी ना उन सभी पर तो हमने पढ़ लिया है और जो पशुओं की महत्वपूर्ण शब्दावली है उस पर भी चर्चा कर ली है। तो आज हम भैंसों की नस्ल पर चर्चा करने वाले हैं, यानी ब्रीड्स ऑफ बुफेलो। ब्रीड्स मानी क्या हो गया? नस्ल हो के बुफेलो यानी भैंस की नस्लों पर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है कि जो संसार की कुल भैंसों का लगभग 95% एशिया महाद्वीप में है। यानी विश्व के अंदर अगर हम भैंसों की बात करें तो लगभग यानी जो 95% भैंसें हैं ना वह ओनली ऑन एशिया महाद्वीप के अंदर पाई जाती है। यानी जो भैंसें हैं वह सबसे ज़्यादा एशिया महाद्वीप के अंदर पाई जाती है। और कितने प्रतिशत पाई जाती है? 95% पाई जाती है। तो आपसे यह पूछ लिए कि सबसे ज़्यादा भैंसें कहाँ पर पाई जाती है, तो आपका आंसर आना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो भैंसें हैं ना वह एशिया के अंदर पाई जाती है। और आपसे यह पूछ लिया जाए कि एशिया के अंदर कितनी भैंसें पाई जाती हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए तो एशिया के अंदर हमारी 95% भैंसें पाई जाती हैं। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है भारत में अधिकांश भैंसें ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों द्वारा पाली जाती है। यानी जो हमारा भारत देश है ना, तो भारत देश के अंदर जो अधिकांश भैंसें हैं ना, जो अधिकांश से भैंसें जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो पशुपालक होते हैं ना उनके द्वारा पाली जाती हैं। यानी आपसे यह पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा भैंसें कहाँ पर पाली जाती हैं, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? तो आपका आंसर हो जाए ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। यानी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भैंसें सर्वाधिक पाली जाती है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग हर घर में एक भैंस जरूर मिल जाती है। यानी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आपको हर घर में भैंस देखने को मिल जाएगी। उसके बाद क्या है, भैंस को मुख्यतः रूप से दूध उत्पादन तथा नर भैंसों को पांडा यानी कृषि कार्य करवाने के लिए पाला जाता है। यानी जो भैंस होती है ना, तो भैंस का जो मुख्य है ना, तो भैंस को मुख्यतः किस कारण पाला जाता है? तो भैंस को जो मुख्यतः है ना वह दूध के लिए पाला जाता है। यानी दूध के लिए भैंस को मुख्यतः पाला जाता है ताकि भैंस के दूध का उत्पादन कर सके। और जो उनका नर होता है यानी भैंसा, उसको कृषि कार्य के लिए पाला जाता है। यानी जो भैंस का नर होता है या जिसे पांडा कहते हैं, तो उसको पालने का मुख्य रीज़न क्या है? तो उसको पालने का मुख्य रीज़न यही है कि वह कृषि कार्य के लिए पाला जाता है। फिर क्या है, विश्व की समस्त भैंसों की मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। यानी जो भैंस होती है ना, तो भैंसों को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है। तो पहली भैंस कौन सी है? तो पहली भैंस है अफ्रीकन। तो पहली भैंस कौन सी है? पहली है अफ्रीकन और दूसरी है एशियन पालतू भैंस। तो दूसरी कौन सी हो गई? एशियन भैंस। तो एशियन भैंस कौन सी हो गई? एशियन भैंस हो गई जंगली भैंस। और उसके साथ जो पालतू भैंस है वो कौन सी हो गई? रिवर और स्मैप। इन सब इसमें इनको पाला गया माना गया है। तो जो संसार है, तो संसार के अंदर जो सबसे ज़्यादा भैंस यानी लगभग 95% भैंसें कहाँ पर पाई जाती है? तो संसार की 95% भैंसें एशिया महाद्वीप के अंदर ही पाई जाती है। फिर पूछ लिया जाए एशिया के अंदर कितनी प्रतिशत भैंसें पाई जाती है? तो एशिया के अंदर 95% तक भैंसें पाई जाती है। फिर क्या है, जो भारत के अंदर जो अधिकांश भैंसें हैं, अधिकांश भैंस वह कहाँ पर पाली जाती है? तो जो भारत के अंदर जो अधिकांश भैंस है ना वह ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सबसे ज़्यादा पाली जाती है। और किन के द्वारा पाली जाती है? पशुपालकों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भैंसों को सबसे ज़्यादा पाला जाता है। उसके बाद क्या है, भैंस को मुख्य रूप से किसके लिए पाला जाता है? तो भैंस को जो मुख्यतः दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है। यानी भैंस को मुख्यतः किसके लिए पाला जाता है? तो भैंस को मुख्यतः दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है। और जो नर भैंसा होता है उसको क्यों पाला जाता है? जो नर भैंसा है ना उसे कृषि का कार्य करवाने के लिए उसको पाला जाता है। फिर क्या है, जो विश्व की समस्त भैंसों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। यानी जो विश्व की भैंसें हैं ना उसको 2 वर्गों में बांटा गया। पहली तो हो गई अफ्रीकन और दूसरी हो गई एशियन। पहली तो हो गई अफ्रीकन और दूसरी हो जाएगी एशियन। तो एशियन के अंदर जंगली भैंसें हैं। फिर इसमें पालतू भी है। पालतू कौन सी है? रिवर या स्वैम्प। जो पालतू भैंस है पालतू कौन सी हो गई? पालतू हो गई रिवर या फिर स्वैम्प। फिर है एशियन भैंसों। एशियन भैंसों को पुनः 2 वर्गों में
बांटा गया है। तो एशियन भैंस है ना, उनको पुनः 2 वर्गों में बांटा गया है। यानी जो एशियन भैंस है ना, उसको 2 वर्गों में बांटा गया है। यानी एशियन भैंस को 2 वर्गों में बांटा गया। पहली तो हो जाती है जंगली भैंसें और दूसरी हो जाती है पालतू में वर्गीकृत किया गया है। यानी जो भैंसों की मुख्य कैटेगरी है ना, उनको तो 2 वर्गों में बांटा गया है। पहली तो अफ्रीकन है, दूसरी हो जाएगी एशियन। तो एशियन को भी 2 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से 2 भाग? तो पहली तो होगी जंगली और दूसरी हो गई पालतू। यानी जो एशियन भैंस, एशियन भैंसों को भी 2 भागों में बांटा गया है। तो पहली हो जाती है जंगली और दूसरी हो जाती है पालतू। उसके बाद क्या है, एशियन भैंस को पुनः 2 वर्गों में बांटा गया है। वे कौन कौन सी 2 है? ये तो जंगली है और एक है पालतू। फिर क्या है, फिर हमारा है जो पालतू एशियन को पुनः रिवर और स्वैप भैंस के रूप में जाना जाता है। यानी जो पालतू और एशियन भैंस है ना, उसको पुनः रिवर और स्वैप भैंस के रूप में पाला जाता है। यानी जो पालतू भैंस है ना एशियन, उसको पुनः रिवर और स्वैप भैंसों के रूप में जाना जाता है। फिर क्या है, फिर रिवर भैंस मुख्य रूप से अधिक दूध देने वाली, यानी 1300 से लेकर 2000 लीटर 30 दिन में। यानी जो रिवर भैंस होती है ना, तो रिवर भैंस मुख्यतः दूध उत्पादन के लिए ही इनको पाला जाता है। यानी जो यह भैंस है ना, वह 1300 से लेकर 2000 लीटर 300 दिनों के अंदर दे देती है, फिर होती है। फिर क्या है, रिवर भैंस भारत, पाकिस्तान तथा मध्य पूर्वी एशियाई देशों जैसे यूनान, इटली और दक्षिणी पूर्वी यूरोप तथा यूएसएसआर में पाई जाती है। यानी जो रिवर भैंस है ना, जो रिवर भैंस भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, मध्य पूर्वी एशियाई देश हो गया और यूनान हो गया, इटली हो गया और दक्षिणी पूर्वी यूरोप हो गया तथा यूएसएसआर में पाई जाती है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि रिवर भैंसें कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो रिवर भैंसें भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया तथा मध्य पूर्वी एशिया देश जैसे यूनान हो गया, इटली हो गया, दक्षिण पूर्वी यूरोप हो गया, यूएसएसआर हो गया में पाई जाती है। जबकि जो स्वैम्प भैंस है ना, वह बर्मा, मलेशिया, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया और इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, चाइना, ताइवान, हांगकांग तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के अनेक भागों में पाई जाती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारी है, जबकि जो स्वैम्प भैंस है वह कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो स्वैम्प भैंस बर्मा, मलेशिया, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, चाइना, ताइवान, हांगकांग तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के अनेक भागों में वह भैंस पाई जाती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि जो राजस्थान है ना, तो राजस्थान में भैंसों की संख्या 12.97 मिलियन है। यानी राजस्थान के अंदर भैंसों की संख्या 12.97 मिलियन है। भारत दूध उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में प्रथम कहा जाता है। यानी जो भारत है ना, वह दूध उत्पादक क्षेत्र में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। वैज्ञानिकों ने भैंस को ब्लैक डायमंड भी कहा है। तो वैज्ञानिकों ने भैंस को क्या कहा है, तो वैज्ञानिकों ने भैंस को ब्लैक डायमंड भी कहा है। या फिर ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता है, तो ब्लैक डायमंड भैंस को ही कहा जाता है। अतः पशुपालक भैंस की अच्छी नस्ल संबंधी उन्नत तकनीकी जानकारी प्राप्त करके ही भैंस पालन व्यवसाय को बढ़ावा दे सकते हैं। यानी जो पशुपालन है ना, वह भैंस की अच्छी नस्ल संबंधी जो उच्च तकनीकी है ना, उसकी जानकारी प्राप्त करके ही भैंस पालन व्यवसाय को बढ़ावा दे सकते हैं। यानी जो पशुपालन है ना, वो भैंस की अच्छी नस्ल यानी नस्ल संबंधी उन्नत तकनीकी की जानकारी प्राप्त करके ही भैंस पालन का जो व्यवसाय है ना, उसको बढ़ावा दे सकते हैं। फिर क्या है, हमारे देश में भैंस की 13 नस्लें पाई जाती है। जो हमारा देश है ना, भारत देश के अंदर जो भैंसों की है ना, कितनी नस्ल है, तो भारत देश के अंदर भैंसों की 13 नस्लें पाई जाती हैं। भैंसों की नस्लों को उनके आकार के अनुसार निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। यानी जो भैंसें हैं ना, तो भैंसों की नस्लों को जो उनका आकार है ना, उनके आकार के अनुसार निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो सबसे पहली होगी भारी श्रेणी। यानी भारी श्रेणी के अंदर कौन कौन सी भैंसें आती है, तो भारी श्रेणी के अंदर मुर्रा आ गई,
जाफराबादी आ गई और नीली रावी आ गई। तो भारी श्रेणी के अंदर कौन कौन सी भैंसें आ जाती है? तो भारी श्रेणी की हमारी मुर्रा आ गई, जाफराबादी आ गई एवं नीली रावी आ गई। फिर है मध्यम श्रेणी। तो मध्य श्रेणी के अंदर कौन सी आ गई? तो मध्यम श्रेणी के अंदर मेहसाना आ गई, भदावरी आ गई, नागपुरी आ गई। तो मध्य श्रेणी के अंदर कौन सी आ गई? मेहसाना आ गई, भदावरी आ गई और नागपुरी आ गई। फिर है हमारी हल्की श्रेणी। तो हल्की श्रेणी के अंदर कौन सी भैंस आ जाती है? तो हल्की श्रेणी के अंदर सूरती भैंस आ जाती है। तो हल्की श्रेणी के अंदर कौन सी भैंस आती है? तो हल्की श्रेणी के अंदर तो जो हमारी हल्की श्रेणी की भैंस है, तो हल्की श्रेणी की हमारी कौन सी भैंस है? तो हल्की श्रेणी की हमारी है सूरती भैंस है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं मुर्रा नस्ल पर। जो हमारी मुर्रा है ना, उस पर अब हम चर्चा करते हैं। जो मुर्रा नस्ल है ना, अगर हम इसकी उत्पत्ति स्थान है उसके वितरण पर बात करें तो इस भैंस का मूल स्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है। यानी जो इस भैंस का जो मूल स्थान है ना, वह तो हो जाएगी, तो जगह हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया और पंजाब हो गया। और साथ ही साथ रोहतक, हिसार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के अनेक भागों में यह भैंस पाई जाती है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो मुर्रा नस्ल की भैंस है तो उसका जो भारत के अंदर जो उसका उत्पत्ति स्थान है वह कौन सा है? तो भारत के अंदर इस भैंस का जो मूल स्थान है वह हो जाएगा, सबसे पहले तो हमारा हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी पश्चिमी यूपी, फिर है दिल्ली हो जाएगा, फिर हरियाणा हो जाएगा, फिर पंजाब हो जाएगा। ये सभी की सभी जो मुर्रा नस्ल है ना, यह भैंस की उत्पत्ति सबसे पहले भारत के अंदर यही मानी जाती है। यानी उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया और पंजाब हो गया। अगर साथ ही साथ अगर इस भैंस पर चर्चा करें ना, तो यह भैंस आपको रोहतक के अंदर रोहतक हो गया, हिसार हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात के अनेक भागों में भी आपको यह भैंस देखने को मिल जाएगी। यानी यह भैंस आपको रोहतक, हिसार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के अन्य भागों में भी पाई जाती है। यह उत्तरी राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, कोटा एवं अजमेर संभाग में पाई जाती है। यानी जो यह भैंस है ना, यह उत्तरी राजस्थान के जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, कोटा हो गया, अजमेर संभाग के अंदर आपको यह भैंस देखने को मिलने वाली है। जो मुर्रा नस्ल की भैंस होती है ना, वह देखने में इस प्रकार की होती है, जो कि शरीर में अच्छी खासी होती है। अगर हम मुर्रा नस्ल की भैंस की अगर इसकी विशेषता पर चर्चा करने लगे तो जो मुर्रा नस्ल की भैंस है उसकी विशेषता कौन कौन सी है? तो इसकी विशेषताओं पर बात करें तो इसका सिर है ना, इसका सिर छोटा एवं सींग छोटे एवं जलेबी के घेरे जैसी घुंडीकार पड़े हुए एवं आकर्षक होते हैं। यानी जो मुर्रा नस्ल की भैंस है, तो मुर्रा नस्ल की भैंस का जो मुर्रा नस्ल की भैंस होगी उसका विशेषता क्या है? तो जो हमारी मुर्रा नस्ल भैंस है तो उसकी हमारी विशेषता क्या क्या हो गई? जो इनका सिर होता है ना, तो सिर इनका छोटा होता है, सिर छोटा हुआ, सींग भी इसके छोटे छोटे होते हैं। यानी जो इसका सिर है इसका छोटा हो गया, सिर इसका छोटा, और जो इसकी सींग होती है ना, तो सींग भी छोटे छोटे होते हैं और जो जलेबी जैसे होते हैं, यानी उस प्रकार से गोल गोल होते हैं, यानी जलेबी के समान आकर्षक होते हैं। जैसे घुंडीदार मुड़े हों आकर्षक होते हैं, यानी यह सींग देखने में दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी यह सींग इनके सुंदर लगते हैं, यानी यह सुंदर सींगों वाली होती है। तो इसका सिर तो कैसा हो गया? मुर्रा का सिर हो गया छोटा, सींग हो गए छोटे और जो जलेबी के आकार होते हैं यानी खुंडीदार होते हैं, यानी इस प्रकार होते हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और जो यह नस्ल है ना, तो इस नस्ल के पशु काले रंग के होते हैं। यानी जो मुर्रा नस्ल की भैंस होती है या फिर जो मादा नर होता है, तो जो उसका रंग होता है ना, उसका रंग तो काला होता है, परंतु मुंह है, पैर और पूंछ पर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। तो मुर्रा नस्ल की जो खास विशेषता है वह क्या है? तो मुर्रा नस्ल की खास विशेषता यह है कि इसके मुंह है, पैर और पूंछ पर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। यही मुर्रा नस्ल की विशेषता है, क्योंकि मुर्रा नस्ल भैंस होती है ना, तो उसके मुंह पर या पैर पर या पूंछ पर आपको सफ़ेद धब्बे देखने को मिलते हैं। फिर क्या है? जो पशु का शरीर है ना, वह भारी किंतु त्वचा मुलायम होती है। यानी क्या हो गया? जो मुर्रा नस्ल की भैंस हो गई ना, तो मुर्रा नस्ल की भैंस का जो शरीर है ना, वह भारी होता है, यानी इनका वजन अच्छा खासा होता है, लेकिन जो इनकी स्किन या जो इनकी त्वचा होती है ना, वह बहुत ही मुलायम होती है। यानी जो मुर्रा नस्ल की भैंस होती है ना, उसकी त्वचा एकदम मुलायम होती है। अयन है ना, अयन विकसित जिन पर
थन छोटे एवं दूर दूर होते हैं। इनका जो अयन होता है ना, इनका अयन विकसित होता है, जिस पर जो थन होते हैं ना वह छोटे छोटे एवं दूर दूर होते हैं। यानी इसका जो अयन विकसित होता है और जिस पर जो थन है ना, जो इसके थन है ना, इसके थन होते हैं छोटे छोटे होते हैं और जो दूर दूर होते हैं। यह विश्व की दूध देने वाली भैंसों की श्रेष्ठ नस्ल है। यानी जो विश्व की सबसे श्रेष्ठ नस्ल कौन सी है जो दूध देने में है, वह है मुर्रा नस्ल। यानी मुर्रा नस्ल की भैंस विश्व भर में दूध देने वाली एक श्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है। फिर क्या है, इसके नर पशुओं के जो शरीर है ना, जो इसके नर पशुओं का शरीर का भार 500 से लेकर 600 किलोग्राम तक होता है। यानी जो मुर्रा नस्ल भैंस है, तो मुर्रा नस्ल भैंस का जो नर होता है ना, तो उस नर का वजन 500 से लेकर 600 किलोग्राम तक होता है। तथा मादा पशुओं का भार कितना होता है, तो मादा पशुओं का भार यहाँ 500 से लेकर 550 किलोग्राम तक होता है। यानी मादा पशुओं का भार भी 500 से लेकर 550 किलोग्राम तक होता है। तथा प्रथम ब्यांत की उम्र इनकी 36 से लेकर 48 माह है। यानी जब यह प्रथम पहली बार कब ब्यांती है, तो पहली बार का जो इनका ब्यांत का समय है ना, वह 36 से लेकर 48 मंथ का है। यानी जो मुर्रा नस्ल की भैंस है ना, उसकी ब्यांत का समय कितना है, 36 से लेकर 48 माह तक है। और जो हमारी मुर्रा नस्ल की भैंस है, अगर उसकी हम उपयोगिता पर बात करें तो इसकी जो दूध क्षमता है ना, वह 1800 से लेकर 2500 लीटर प्रति ब्यान तक होती है। तो मुर्रा नस्ल की जो दूध देने की क्षमता है वह 1800 से लेकर 2500 लीटर यानी प्रति ब्यान तक होती है। और दूध में जो वसा होती है ना, तो मुर्रा नस्ल के दूध में 7% वसा होती है। तो मुर्रा नस्ल के भैंस के दूध के अंदर कितनी प्रतिशत वसा होती है, 7% होती है। और जो दूध देने की क्षमता है वह कितनी है, 1800 से लेकर 2500 लीटर प्रति ब्यान तक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे हमारी कौन सी नस्ल है, आगे हमारी है भदावरी नस्ल। तो इस पर अब हम चर्चा कर लेते हैं। जो भदावरी नस्ल है ना, अगर इसकी उत्पत्ति स्थान है, उसके वितरण की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का भदावर स्थान इसका मूल स्थान है। यानी जो भदावरी नस्ल की जो भैंस है, इसका मूल स्थान कौन सा है, तो इसका मूल स्थान है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का भदावर स्थान, जिसका मूल स्थान है। यानी यह नस्ल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का भदावर स्थान इसका मूल स्थान है। इसके अतिरिक्त यमुना चंबल की घाटी में इसका इटावा व ग्वालियर क्षेत्रों में यह पाई जाती है। तो यह नस्ल कहाँ कहाँ, तो जो हमारी भदावरी नस्ल की भैंस है उसका मूल स्थान तो हो गया भदावर स्थान, जो कि कहाँ है, जो कि हमारा यूपी के अंदर पड़ता है। और इसके अतिरिक्त जो यमुना चंबल की घाटी में जो बस्सा, इटावा व ग्वालियर क्षेत्रों के अंदर यह नस्ल पाई जाती है। अब उसके बाद अगर हम इसकी विशेषताओं पर बात करें, जो भदावरी नस्ल की भैंस है इसकी क्या विशेषता है, तो उनका भी हमें को पता होना चाहिए। जो भदावरी नस्ल की भैंस है ना, सबसे पहले तो यह क्या हो जाएगा, इस पशु की जो मुख्यतः टांग, इसकी जो मुख्यतः टांगे है ना, वह उसकी मुख्यतः तांबे जैसी लाल लालिमाएं लिए हुए बादामी रंग। यानी जो उसकी मुख्य विशेषता क्या है, इसको जो तांबे जैसा जो लालिमा लिए हुए इसका जो बादामी रंग होता है। फिर क्या है, शरीर मध्यम आकार का, वह आगे से पतला और पीछे से चौड़ा होता है। यानी जो भदावरी नस्ल की भैंस है ना, उसके शरीर का आकार है ना, आगे से तो पतला होता है जबकि पीछे से इसका आकार चौड़ा होता है। इसके सींग चपटे होते हैं और मोटे तथा पीछे की ओर मुड़कर ऊपर अंदर की ओर मुड़े होते हैं। यानी जो भदावरी नस्ल की गाय भैंस होती है ना, उसके सींग चपटे होते हैं, मोटे होते हैं तथा पीछे की ओर मुड़कर ऊपर की ओर मुड़े होते हैं। अयन इसका छोटा होता है, अयन इसका क्या हो जाता है, छोटा होता है, जिस पर दूध शिराएं उभरी रहती है, जिस पर क्या हो जाती है, जिस पर जो दूध की शिराएं होती है ना, वह उभरी रहती है। इसमें नर पशुओं का शरीर का भार 400 से लेकर 450 किलोग्राम तक होता है। यानी जो इसके नर पशु हैं ना, उनके शरीर का भार 400 से लेकर 450 किलोग्राम तक होता है। तथा मादा पशुओं का भार 350 से लेकर 400 किलोग्राम तक होता है। यानी जिनका मादा पशु होता है ना, उनका भार इसमें 350 से लेकर 400 किलोग्राम तक होता है। तथा इनकी प्रथम ब्यांत की उम्र 48 से 54 माह है। यानी जो इनकी प्रथम ब्यांत की जो उम्र है वह कितनी है, 48 से लेकर 54 माह है। अगर हम इसकी उपयोगिता पर बात करें, यानी इसकी यूटिलिटी पर बात करें,
तो यह प्रति बियांत 900 से लेकर 1200 लीटर तक दूध देती है। यानी जो हमारी भद्रावरी नस्ल की भैंस है वह 900 से लेकर 1200 लीटर दूध प्रति बयान देती है। अगर इसकी दूध में वसा पर बात करें तो इसके दूध की वसा 12 से 14% होती है, यानी इसके दूध में अच्छी खासी वसा होती है। तो एक बार और पुनः जो हमने आज बढ़ा ना उस पर एक बार और हम चर्चा करते हैं, ताकि जो जितने भी टॉपिक है ना हमारे अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो सबसे पहले जो हमारी होगी भैंस की नस्ल यानी ब्रीड्स ऑफ बुफेलो। तो संसार की कुल भैंसों का लगभग 95% एशिया महाद्वीप में है। यानी जो संसार की कुल भैंसें हैं ना उसका 95% है ना वह एशिया महाद्वीप में है। भारत में अधिकांश भैंसें ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों द्वारा पाली जाती है। यानी जो हमारा भारत देश है ना, तो भारत देश के अंदर जो हम अधिकांश भैंसें हैं ना, तो अधिकांश भैंसें कहाँ पर पाली जाती है? अधिकांश भैंसें ग्रामीण क्षेत्रों में पाली जाती है। और किन के द्वारा पाली जाती हैं? पशुपालकों के द्वारा पाली जाती है। भैंस को मुख्य रूप से दूध उत्पादन तथा नर भैंसा यानी पांडा कृषि कार्य करवाने के लिए पाला जाता है। यानी क्या है? तो भैंसों को मुख्य रूप से दूध उत्पादन तथा नर भैंसा पांडा कृषि कार्य करने के लिए पाला जाता है। फिर क्या है? जो विश्व की जो समस्त भैंसों का मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा जाता है। यानी जो विश्व की समस्त भैंसों का जो मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा जाता है, यानी भैंसों को 2 वर्गों में बांटा गया है। तो वे 2 वर्ग कौन कौन से? पहला तो है जो है ना वर्ग वह है अफ्रीकन। पहला कौन सा वर्ग है? पहला वर्ग है अफ्रीकन। और दूसरा वर्ग है वह है एशियन। तो दूसरा वर्ग कौन सा है? दूसरा वर्ग है एशियन। यानी जो भैंसों की नस्लें हैं ना उनको 2 भागों में बांटा गया है। और वे 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला तो हो जाएगा अफ्रीकन और दूसरा हो जाएगा एशियन। तो एशियन नस्ल है ना उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। तो वह कौन कौन सी है? जो पहली नस्ल है वह तो है जंगली और जो दूसरी है वह है पालतू। यानी जो एशियन भैंस है ना उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहली है जंगली और दूसरी है पालतू। फिर क्या है? फिर है जो एशियन भैंसों को पुनः 2 वर्गों में जैसे जंगली और पालतू में वर्गीकृत किया गया है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो एशियन भैंसें होती हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जो एशियन भैंसें होती है ना उनको 2 भागों में बांटा गया है। तो वे कौन कौन सी है? पहली तो है जंगली और दूसरी है पालतू। तो पालतू कौन सी है? पालतू है रिवर और स्वेम। फिर हम आगे चलते हैं। पालतू एशियन को पुनः रिवर और स्वयं भैंसों के रूप में जाना जाता है। यानी जो पालतू भैंस होती है, तो पालतू भैंस को एशियन को पुनः रिवर और स्वयं भैंसों के रूप में जाना जाता है। फिर क्या है? रिवर भैंसें मुख्य रूप से अधिक दूध देने वाली होती है। यानी जो रिवर भैंसें हैं, रिवर भैंसें मुख्यतः अधिक दूध देने वाली होती है, जो कि 1300 से लेकर 2000 लीटर 300 दिन में देती है। यानी जो रिवर भैंसी है ना, रिवर भैंस मुख्य रूप से अधिक दूध देने वाली होती है, जो कि 1300 से लेकर 2000 लीटर 300 दिन के अंदर दूध दे देती है। फिर क्या है? रिवर भैंसें भारत, पाकिस्तान तथा मध्य पूर्वी एशियाई देश जैसे यूनान, इटली और दक्षिणी पूर्वी यूरोप तथा यूएसएसआर में पाई जाती है। तो यानी क्या है? जो रिवर भैंसें हैं ना, तो रिवर भैंसें भारत के अंदर पाई जाती है, पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है तथा मध्य पूर्वी एशियाई जो देश है ना वहाँ पर पाई जाते हैं, जैसे यूनान हो गया, इटली हो गया, दक्षिणी एवं पूर्वी यूरोप हो गया तथा यूएसएसआर में पाई जाती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि रिवर भैंसें हैं, तो रिवर भैंसें कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जो रिवर भैंसें हैं ना, तो रिवर भैंसें भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया तथा मध्य पूर्वी एशियाई देशों के अंदर जैसे यूनान हो गया, इटली हो गया, दक्षिणी पूर्वी यूरोप हो गया तथा यूएसएसआर में पाई जाती है। जबकि स्वैम्प भैंसें बर्मा, मलेशिया, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, चाइना, ताइवान, हांगकांग तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के अनेक भागों में पाई जाती है। फिर क्या है? जबकि जो स्वयं भैंस है वह कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? वह बर्मा,
मलेशिया, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, चाइना, ताइवान, हांगकांग और दक्षिणी पूर्वी एशिया के अनेक भागों में पाई जाती है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो रिवर और स्वैम्प भैंसें हैं कहाँ कहाँ पाई जाती है और उनकी क्या उपयोगिता है। तो रिवर और स्वैम्प भैंस के रूप में भी जब पालतू भैंसों को जाना जाता है। जो रिवर भैंस होती है ना वह कि मुख्य रूप से जो अधिक दूध देती है ना उनको रिवर भैंस कहते हैं। तो रिवर भैंस 1300 से लेकर 2000 लीटर 300 दिन के अंदर देती है। फिर क्या है रिवर भैंस रिवर भैंस कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो रिवर भैंस भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, मध्य पूर्वी एशियाई देश हो गया, वो जैसे यूनान हो गया, इटली हो गया, दक्षिणी पूर्वी यूरोप हो गया तथा यूएसएसआर में जो पाई जाती है। जबकि जो स्वैम्प भैंस होती है ना बर्मा, मलेशिया, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, चाइना, ताइवान, हांगकांग तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के अनेक भागों में पाई जाती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है राजस्थान में जो भैंसों की संख्या है। तो राजस्थान के अंदर भैंसों की संख्या 12.97 मिलियन है। यानी आपसे यह पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंदर भैंसों की संख्या कितनी है। तो राजस्थान के अंदर भैंसों की संख्या 12.97 मिलियन है। फिर क्या है, भारत दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। यानी जो भारत है तो भारत दूध उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान रखता है। तो भारत दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। वैज्ञानिकों ने भैंस को ब्लैक डायमंड भी कहा है। यानी जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों ने भैंस को किस नाम से भी जाना है। तो वैज्ञानिकों ने भैंस को ब्लैक डायमंड भी कहा है। अतः पशुपालक भैंस की अच्छी नस्ल संबंधी उन्नत तकनीकी जानकारी प्राप्त करके ही भैंस पालन व्यवसाय को बढ़ावा दे सकते हैं। अतः क्या है, अतः जो पशुपालन भैंस की जो अच्छी नस्ल संबंधी जो उन्नत तकनीकी जानकारी प्राप्त करके ही भैंस नस्ल व्यवसाय को बढ़ावा दे सकते हैं। फिर क्या है, हमारे देश में भैंस की 13 नस्लें पाई जाती हैं। तो हमारे देश के अंदर भैंस की कितनी नस्लें पाई जाती हैं। तो हमारे देश में भैंस की 13 नस्लें पाई जाती हैं। फिर भैंसों की नस्लों को उसके आकार के अनुसार निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। यानी जो भैंसें हो गई ना, तो जो भैंसों की जो नस्लें हैं ना, नस्लों को उनके आकार के अनुसार निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। तो भैंसों की अलग अलग श्रेणियां हैं। जैसे सबसे पहले तो हो गई भारी श्रेणी, फिर हो जाएगी मध्यम श्रेणी और फिर हो जाएगी हल्की श्रेणी। जो भारी श्रेणी की भैंसें होती है ना उसके अंदर एक तो मुर्रा आ जाती है, फिर एक जाफराबादी आ जाती है और एक नीली रावी आ जाती है। जबकि जो मध्यम श्रेणी की है ना उसके अंदर महसाना आ जाती है, बदावरी आ जाती है और नागपुरी आ जाती है। और जो थर्ड है ना हल्की श्रेणी, उसके अंदर सूरती आ जाती है। उसके बाद हम आके चलते हैं हमारी मुर्रा नस्ल पर कि मुर्रा नस्ल में भैंस है वो किस प्रकार है। जो मुर्रा है ना, अगर हम मुर्रा नस्ल की उत्पत्ति पर बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान वितरण है ना, तो इस भैंस का जो मूल स्थान है ना वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब है। यानी जो मुर्रा नस्ल की भैंस है तो इस भैंस का जो मूल स्थान है उत्पत्ति का तो वह कौन सा हो गया। तो इस भैंस का जो मूल उत्पत्ति का स्थान है ना वह सबसे पहला तो हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, फिर हो जाएगा दिल्ली, फिर हो जाएगा हरियाणा, फिर हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। फिर क्या है, रोहतक, हिसार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के अन्य भागों में यह भैंस भी पाई जाती है। तो यह भैंस इन जगह के साथ साथ आपको रोहतक, हिसार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के अन्य भागों में भी आपको यह भैंस पाई जाती है। तो यह उत्तरी राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा एवं अजमेर संभाग में भी पाई जाती है। तो इसी के साथ साथ यह भैंस आपको राजस्थान के अंदर जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, बीकानेर, कोटा हो गया एवं अजमेर संभाग के अंदर भी आपको ये भैंस देखने को मिल जाएगी। फिर क्या है, फिर है कि अगर हम इस भैंस की विशेषताओं पर बात करें तो इस भैंस के अंदर क्या खास बात है। तो विशेषता है कि जो इनका सिर होता है ना, मुर्रा नस्ल भैंस का इनका सिर होता है छोटा। तो मुर्रा नस्ल भैंस होती है उसका सिर कैसा होता है, इसका सिर छोटा होता है। जो इसके सींग होते हैं ना वह भी छोटे होते हैं, जो कि जलेबी के गहरे जैसे घूंटीदार, मुड़े हुए एवं आकर्षक होते हैं। तो आपको से पूछ लिया जाए कि जो मुर्रा नस्ल भैंस है तो मुर्रा नस्ल की भैंस के सींग कैसे होते हैं या मुर्रा नस्ल की भैंस देखने में कैसी होती है। तो मुर्रा नस्ल भैंस देखने में कैसी होगी, जो इसका सिर छोटा होता है और सींग है ना वो भी इसके छोटे होते हैं एवं जलेबी के गहरे जैसे घुंडीदार, मुड़े हुए और आकर्षक होते हैं। फिर क्या है, इस नस्ल के पशु काले रंग के होते हैं। यानी जो मुर्रा नस्ल के पशु है ना वह काले रंग के होते हैं, परंतु मुंह है, पैर, पूंछ पर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। यानी जो इस नस्ल के
जो पशु है ना, इसके नस्ल के जो पशु है ना वह काले रंग के होते हैं, परंतु मुंह है, पैर और पूंछ है ना, यह सफेद धब्बे पाए जाते हैं। फिर क्या है, पशु का शरीर भारी किंतु त्वचा मुलायम होती है। यानी जो मुर्रा नस्ल की भैंस होती है ना, जो उसका शरीर होता है ना, उसका शरीर तो भारी होता है, किंतु जो उसकी त्वचा होती है ना, वह त्वचा इसकी मुलायम होती है। फिर इसका अयन विकसित जिन पर थन छोटे छोटे एवं दूर दूर होते हैं। यानी इनका जो अयन होता है ना, अयन विकसित होता है, जिन पर थन होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। जो थनों की दूरी है ना, वह दूर दूर होते हैं। यह विश्व की दूध देने वाली भैंसों में सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। यानी विश्व के अंदर दूध देने वाली सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है, तो उसका आंसर हो जाएगा मुर्रा। इसमें नर पशुओं का शरीर 500 से लेकर 600 किलोग्राम तक होता है। यानी जो मुर्रा नस्ल होती है ना, जो इसका नर होता है ना, तो इसमें नर का वजन होता है वो कितना हो जाता है, तो इसमें नर का वजन 500 से लेकर 600 किलोग्राम तक होता है, तथा मादा पशुओं का भार यहाँ 500 से लेकर 550 किलोग्राम तक होता है। तो यहाँ पर मादा का वजन कितना हो जाता है, तो यहाँ पर मादा का वजन 500 से लेकर 550 किलोग्राम तक होता है, तथा प्रथम ब्यात की उम्र 36 से लेकर 48 माह तक है। यानी जो यह है भैंस है, तो इसके जो प्रथम ब्यात की उम्र है ना, वह 36 से लेकर 48 माह तक की है। अगर हम इसकी उपयोगिता पर बात करें या इसकी यूटिलिटी पर बात करें, तो इसके अंदर जो दूध की क्षमता है ना, वह 1800 से लेकर 2500 लीटर प्रति, यानी जो इसके दूध उत्पादन की क्षमता है वह 1800 से लेकर 2500 लीटर तक इसकी प्रति ब्यात होती है। अगर इसकी हम दूध में वसा की बात करें, तो इसमें जो दूध की वसा है ना, वह 7% होती है। यानी जो मुर्रा नस्ल की भैंस है, अगर उसके हम दूध में प्रतिशत की बात करें तो वह कितनी होती है, तो मुर्रा नस्ल के दूध में वसा की प्रतिशत 7% तक होती है। जो हमारी मुर्रा नस्ल की भैंस होती है ना, तो उसके अंदर दूध की वसा होती है ना, वह 7% तक होती है। तो मुर्रा नस्ल की थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं मुर्रा नस्ल पर। तो मुर्रा नस्ल की उत्पत्ति एवं वितरण क्या हो गया, तो इस भैंस की जो मूल स्थान है ना, वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यानी जो मुर्रा का मूल स्थान कौन सा हो गया, मुर्रा का मूल स्थान हो गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, रोहतक हो गया, हिसार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात के अन्य भागों में यह भैंस पाई जाती है। तो मुर्रा नस्ल की भैंस है राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो मुर्रा नस्ल की भैंस हो गई ना, वह भारत के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पर पाई जाती है। फिर क्या है, यह भैंस हमारी रोहतक, हिसार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के अन्य भागों में भी पाई जाती है। और यह उत्तरी राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा एवं अजमेर संभाग में पाई जाती है। यानी जो हमारी मुर्रा नस्ल की भैंस है, तो वह भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो भारत के अंदर तो वह हमारी हो जाएगी, सबसे पहला तो हमारा हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी यूपी के अंदर, जो कि पश्चिमी यूपी है ना, वहाँ पर तो हमें इस भैंस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद जो इसका मूल स्थान वह है दिल्ली, यानी पश्चिमी यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, फिर हो जाएगा हरियाणा, फिर क्या हो गया, फिर हो गया हरियाणा, फिर हो गया पंजाब। तो यहाँ पर हमको यह जो मुर्रा नस्ल भैंस है ना, यह हमें देखने को मिलती है। उसके बाद यह भैंस इन जगह के अलावा आपको रोहतक के अंदर, हिसार के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर, इसी के साथ साथ राजस्थान, गुजरात के अनेक भागों में भी यह भैंस आपको देखने को मिलने वाली है। तो मोटा मोटी क्या हो गया, यह भैंस रोहतक हो गया, हिसार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात के अन्य भागों में भी आपको देखने को मिलने वाली है। फिर क्या है, यह उत्तरी राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा एवं अजमेर संभाग में पाई जाती है। यानी जो यह भैंस है, यह राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो राजस्थान के अंदर यह कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान के अंदर जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, कोटा हो गया, अजमेर संभाग के अंदर यह भैंस आपको देखने को मिल जाती है। तो राजस्थान के अंदर भी अच्छी खासी जगहों पर आपको यह भैंस देखने को मिलने वाली है। तो यह राजस्थान के अंदर कौन कौन सा एरिया हो गया, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, कोटा हो गया और अजमेर संभाग हो गया। उसके बाद अगर हम मुर्रा नस्ल की विशेषता पर बात करें कि मुर्रा की कौन कौन सी विशेषता है, तो जो इसका सिर होता है ना, तो इसका सिर छोटा होता है। यानी जो मुर्रा नस्ल भैंस होती है ना, तो मुर्रा नस्ल भैंस का सिर छोटा होता है, और जो सींग होते हैं ना, इसके सींग भी छोटे होते हैं एवं जलेबी के घेरे समान घुंडीदार, मुड़े हुए और आकर्षण होते हैं। यानी
मोटा मोटी बात क्या होगी, जो मुर्रा नस्ल की भैंस होती है ना, वह देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। तो इनका जो सिर होता है ना मुर्रा नस्ल का, तो सिर मुर्रा नस्ल का बहुत ही छोटा होता है, और जो इसका सींग होते हैं तो सींग भी छोटे होते हैं, और जलेबी के घेरे जैसे इस प्रकार गुंडीदार होते हैं। जो देखते हैं तो वो बहुत ही हमें आकर्षण लगते हैं, यानी बहुत ही हमको यह सुंदर लगती है। यानी मुर्रा नस्ल की भैंस है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। फिर क्या है, इस नस्ल के पशु काले रंग के होते हैं। यानी क्या हो गया, जो मुर्रा नस्ल है ना, तो मुर्रा नस्ल के जो भी पशु है ना, वह पशु देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। यानी जो मुर्रा नस्ल के पशु है, तो मुर्रा नस्ल के पशु देखने में बहुत ज़्यादा ही सुंदर लगते हैं। परंतु जो इनका एक नस्ल, इस नस्ल की पहचान क्या है, इसके मुँह पर, पैर पर या पूंछ पर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। यानी जो यह नस्ल है ना, इस नस्ल के मुँह पर, पैर पर या जो इनकी पूंछ है ना, इन पर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। और जो पशु का शरीर होता है ना, वह भारी किंतु त्वचा मुलायम होती है। यानी क्या है, यानी जो मुर्रा नस्ल की जो है क्या है कि जो मुर्रा नस्ल की भैंस होती है ना, तो मुर्रा नस्ल की भैंस में क्या है, जो मुर्रा नस्ल की भैंस, तो जो हमारी मुर्रा नस्ल की भैंस होती है उसकी क्या क्या विशेषता हो गई, तो इनका सिर तो छोटा हो गया, सींग छोटा हो गया, जलेबी के जैसे गहरी गुंडीदार मूड़ी आकर्षक होती है। और जो इस नस्ल के पशु होते हैं, तो इस नस्ल के पशु काले होते हैं, परंतु मुंह है, पैर, पूंछ पर सफ़ेद धब्बे भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। फिर क्या है, पशु का शरीर भारी किंतु जो त्वचा होती है ना, वह इनकी मुलायम होती है, यानी इनके विकसित होते हैं, जिन पर थन छोटे छोटे व दूर दूर होते हैं। इनके थन छोटे छोटे व दूर दूर होते हैं। यह विश्व की दूध देने वाली भैंसों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। इसमें नर पशुओं का शरीर का भार 500 से लेकर 600 किलोग्राम तक होता है, तथा मादा पशुओं का भार 500 से लेकर 550 किलोग्राम तक होता है। यह प्रथम ब्यात की उम्र इनकी 36 से लेकर 48 माह होती है। अगर इसकी उपयोगिता पर बात की जाए, तो इसकी उपयोगिता है ये कि दूध दो क्षमता है ना, यह 1800 से लेकर 2500 लीटर प्रति ब्यात देती है। अगर इसकी दूध के अंदर वसा की बात की जाए, तो इसकी दूध के अंदर वसा है 7% होती है। तो जो हमारी मुर्रा नस्ल की भैंस होती है ना, उसकी जो दूध देना की क्षमता न वह हो जाती है 1800 से लेकर 2500 लीटर प्रति ब्यात तक होती है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा होती है। और इसके दूध के अंदर वसा हो जाती है इनकी 7%। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं हमारी बधावरी नस्ल पर। तो बधावरी नस्ल क्या है, अगर इसकी उत्पत्ति एवं उसके स्थान वितरण की बात की जाए ना, तो यह उत्तर प्रदेश की आगरा जिले का बधावर स्थान इसका मूल स्थान है। यानी जो बधावरी नस्ल की भैंस है, इसका मूल स्थान कौन सा है, तो बधावरी नस्ल की जो भैंस का मूल स्थान उत्तर प्रदेश के जो आगरा जिले का एक बधावर नामक स्थान है। इसके अतिरिक्त यमुना चंबल की घाटी में बसे इटावा व ग्वालियर क्षेत्रों में भी यह पाई जाती है। इसी के साथ साथ यह यमुना चंबल की घाटी में बसे इटावा के व ग्वालियर क्षेत्रों में भी पाई जाती है। अगर इसकी विशेषताओं पर हम बात करें, तो इस पशु की जो मुख्य विशेषता, ये तांबे जैसी लालिमा लिए हुए बादामी रंग की होती है। शरीर मध्यम आकार का और आगे से पतला एवं पीछे से चौड़ा होता है। सींग चपटे होते हैं, मोटे तथा पीछे की ओर मुड़कर ऊपर की ओर अंदर जोड़े होते हैं। अयन छोटा होता है, जिस पर दूध शिराएं उभरी रहती है। इसमें नर पशुओं का शरीर का भार 400 से लेकर 450 किलोग्राम तक तो होता है, तथा मादा पशुओं का भार 350 से लेकर 400 किलोग्राम तक होता है, और जिसका प्रथम ब्यात 48 से लेकर 54 माह तक होता है। अगर इसकी उपयोगिता पर बात की जाए, तो यह 900 से लेकर 1200 किलोग्राम प्रति ब्यात दूध देती है। अगर इसके दूध की वसा की बात की जाए, तो इसके दूध की वसा है 12 से 40% है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर ही समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।